करे किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति यानी करे कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक यानी सबसे ज्यादा सार्वभौमिक के बारे में बात समझ रहा ना कि किसने बुद्धि को बताया, लेकिन कह रहे बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता बताया। तो सार्वभौमिक क्षमता को किसने आपको परिभाषित किया। तो बुद्धि को जो सार्वभौमिक आएगा, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। मेरे पास है वेस्लर, वीने, गार्डर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसी में से चार में से कोई होगा, यही मैं समझागा। तो आपको किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के बारे में बताया, तो आपसे क्वेश्चन है किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो जब भी आपको सार्वभौमिक क्षमता पूछेगा तो कौन बताया था, वेस्लर। समझ गए ना, किसने सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक जब भी क्वेश्चन आ जाएगा कि सार्वभौमिक क्षमता के बारे में बताइए। बुद्धि के हम लोग जो चैप्टर पढ़े बुद्धि है, हम लोग जो चैप्टर पढ़े क्या है आपका बुद्धि है, यानी पूरे हम लोग एंडिंग तक पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें करें कि सार्वभौमिक क्षमता बताने वाले को बताइए परिभाषित किसने किया था, वेस्लर ने किया था। बाकी सब ये गलत हो जाएगा। अरे समझ में ना, आगे चलते हैं। किसने बुद्धि को त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने त्रितत्वीय, कौ तत्व, तीन को। हमने इसके पीछे पढ़े थे दो तत्व, त्रितत्वीय, चार। तो दो तत्व, दो को बीच आदमी का और तीन तत्व। तो इसमें करेंगे त्रितत्वीय, कितने तत्व, तीन गो तत्वीय। तो इसमें अगर आएगा किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो त्रितत्वीय जब भी क्वेश्चन आएगा आपका त्रितत्वीय, तो आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग। यानी स्पीयरमैन, गार्डनर और थर्स्टन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्टर्नबर्ग हो जाएगा। जब भी त्रितत्वीय का क्वेश्चन आएगा यानी बुद्धि के बारे में अगर आएगा त्रितत्वीय सिद्धांत को किसने बनाया था, तो त्रितत्वीय को किसने बनाया था, स्टर्नबर्ग ने बनाया था। अरे समझ ना, स्टर्नबर्ग। अब हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग के बारे में। तो ये त्रितत्वीय आपका क्या बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी ये सब आपका गलत हो जाएगा। अरे समझ ना, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक मतलब कौ कारक, दू को कारक, द्विकारक मतलब कौ कारक, दू को कारक। तो जब भी द्विकारक की चर्चा अगर होगा तो सिंपल सा बताएंगे चार्ल्स स्पीयरमैन। क्या बताएंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन। यानी बीनेट और रेबर इनमें से कोई ये सब नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा मेरा, ये चार्ल्स स्पीयरमैन होगा। अरे समझ ना, तो द्विकारक जब भी अभी त्रितत्वीय सीखे थे, त्रितत्वीय सीखे थे स्टर्नबर्ग के बारे में, लेकिन अब हमने सीखे कि द्विकारक। तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स बेबेज नहीं, नाम आता है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता कौन है, मिस्टर चार्ल्स बेबेज है। लेकिन चार्ल्स बेबेज को नहीं बताना क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नहीं पढ़े, हम लोग पढ़े बुद्धि के बारे में, तो इसलिए हो जाएगा चार्ल्स स्पीयरमैन। तो द्विकारक यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने बनाया था, तो चार्ल्स स्पीयरमैन। ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आर में ना लगभग बुझा रहे हैं आप लोगों को। आगे बात करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। देखिए बात ये होता है कि अवस्था नहीं है और अवस्था है, तो इस पर ध्यान नहीं देने के कारण क्या होता है, इसमें से कोई ऑप्शन जल्दी से मारते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। चिंतन की अवस्था है और चिंतन की अवस्था नहीं है, इस पर ध्यान देना है। यानी चिंतन की अवस्था इसमें करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन नहीं है, तो सर्जनात्मक उद्भवन, धारण, सत्यापन, तैयारी। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि सर्जनात्मक चिंतन कौन नहीं है वाला तो सब चीज है। अगर उद्भवन की बात करते ये भी है। धारण, आपका आंसर क्या हो जाएगा, धारण। यानी धारण जो होगा सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होगा। सत्यापन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगा, चिंतन की व्यवस्था, उद्भवन भी हो जाएगा, लेकिन धारण अगर बात करते हैं तो चिंतन की व्यवस्था नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मेरा क्या चीज आंसर क्या हो जाएगा, धारण। अरे समझना, इससे स्पष्ट क्या जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, धारण। तो निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, अगर होता तो उद्भवन, सत्यापन मारते, तैयारी मारते। अरे समझना, ये चिंतन की व्यवस्था है, कह रहा कि चिंतन की व्यवस्था नहीं है। तो जब चिंतन की व्यवस्था नहीं होगा तो क्या मारेंगे, धारण। तो धारण मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 100% समझना है। यहाँ पर तो ये धारण क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा चिंतन की व्यवस्था नहीं है। और जब भी कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन सर्जनात्मक चिंतन की व्यवस्था है, तो क्या मारिएगा, तैयारी मार दीजिएगा। करते हैं कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। जो मेरा मानसिक उम्र का संप्रत्यय है वो किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले अगर सर्वप्रथम की बात करते हैं तो बीनेट, टर्मन, स्ट्रॉन, बिनेट और साइमन। इसमें देखिए कौन किए, मानसिक उम्र के जो संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो किसने किया था,
टर्मन किया था, बिनेट नहीं किया था, स्टर्न नहीं किया था, और बिनेट और साइमन ये भी आपको नहीं किया था। यानी मानसी के जो सन प्रत्यय था तो किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले टर्मन ने किया था, यानी बिनेट गलत हो जाएगा, स्टर्न ये हो जाएगा आपका टर्मन। ऐसे अगर बात किया जाएगा मानसिक हटा देंगे तो ये लोग का भी योगदान है, बुद्धि में तो सब लोग का योगदान है, लेकिन अगर हम बात किए कि करे कि मानसिक उम्र के जो संप्रत्यय है किसने सर्वप्रथम पहले सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया, तो क्या आंसर मेरा रहेगा टर्मन, यानी आंसर ने क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। एक निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है, अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास ये है, अगर करें कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है, शब्द के अनुसार हम कैसे परीक्षा लेते हैं, यानी परीक्षा क्या होता है। तो देखिए कह रहे कि निम्नलिखित बुद्धि, ये बुद्धि निम्नलिखित है, बुद्धि है ना निम्नलिखित, अब कह रहे कि निम्नलिखित बुद्धि में से परीक्षण, ये जो निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण है इसमें से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा को, शब्द के अनुसार इसमें से कौन सा करे क्या शाब्दिक बुद्धि परीक्षा, कौन शाब्दिक, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षा के जब भी अगर आएगा तो क्या करेंगे, इसमें से मेरे पास दिया हुआ इसमें से हम लोग चूज करेंगे। देखिए मेरे पास पास अलग टेस्ट, अगर हम बात करते हैं तो पास से अलग टेस्ट, ये आपका शाब्दिक नहीं होगा, नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता है। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है, अब क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट आपका, कास्ट आकृति परीक्षण, इसमें देखिए करेगी शाब्दिक बुद्धि का परीक्षा होना चाहिए, तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो होगा ये शब्द वाला होगा, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट नहीं होगा, कास्ट आकृति परीक्षा नहीं होगा, पास आपका अलग टेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट आपका जो टेस्ट हो जाएगा वो बुद्धि परीक्षण का शाब्दिक अर्थ यही होगा, क्या हो जाएगा आपका यही होगा, यानी स्टैनफोर्ड ने क्या हो जाएगा बिनेट, यही आपका आंसर होगा, बी आपका आंसर। अरे समझ में ना, तो ये आपका बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक होगा, तो याद रखेगा स्टैनफोर्ड, याद रखना स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट यही आपका हो जाएगा बुद्धि का शाब्दिक परीक्षा टेस्ट। अगर सुने ये आपका लगभग समझ में आपको आ गया। अरे सुने कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, यानी कहा जाता है या कहा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे अगर कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है गिलफेड, यहाँ पर आपका गिलफेड, जेनसन यानी वही जॉनसन, बीने और आपका थ्रस्टन। तो सबसे पहले बात करें तो बुद्धि के किनके सिद्धांत को कारकीय सिद्धांत, आप ध्यान दीजिए पढ़े थे हम लोग कारकीय सिद्धांत, अगर जब भी क्वेश्चन आएगा कारकीय सिद्धांत को तो सबसे पहले आप मारिएगा विन्ने, यानी विन्ने के अनुसार कारकीय सिद्धांत होता है। किसके सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत जब भी पूछेगा तो क्या पूछेंगे हम लोग बुद्धि के, ये बुद्धि के सिद्धांत है, लेकिन कारकीय सिद्धांत जब भी पूछेगा तो क्या मार देंगे लोग विन्ने, यानी ये आपका जो ये आंसर क्या हो जाएगा विन्ने, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका विन्ने, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, बोलिए। करते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन के, नए एवं मूल्यवान विचार को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अगर नए है, नए और मूल्यवान, जैसे मूल्यवान समझ रहे हैं ना आप लोग, नए और मूल्यवान विचार को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जब भी हम लोग नए अगर या मूल्यवान विचार होगा तो जब हम दे रहे हैं या आप दे रहे हैं चाहे कोई दे रहे हैं, वैसे विचार की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए नए और मूल्यवान विचार को देने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, इसमें क्षमता पूछ रहे ना क्या कहते हैं, तो सूझ, सर्जनशीलता, अभिक्षमता और बुद्धि। तो इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन है, मेरे पास ये सूझ नहीं होगा क्योंकि कह रहे कि नए और मूल्यांकन, सूझ तो नया नहीं है और मूल्यांकन भी इसमें नहीं करेंगे। सर्जनशीलता अभी आपका ये आपका दे रहे क्षमता, बुद्धि, तो इसमें सर्जनशीलता जो होगा ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सर्जनशीलता जो होगा ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी इससे क्या होता है, ये आपका जो नए और मूल्यांकन विचार होना है उसका देने की क्षमता जो होती है, क्षमता इसे कहते हैं सर्जनशीलता। अल्फ्रेड विन्ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लगभग कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अल्फ्रेड विन्ने जो है, अल्फ्रेड विन्ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, योगदान है लेकिन किस क्षेत्र, अल्फ्रेड जो विन्ने है, अल्फ्रेड विन्ने माने अल्फ्रेड विन्ने का कौन सा क्षेत्र में योगदान है, यानी किसी क्षेत्र में योगदान है। जैसे मान लीजिए कि किसी को बोलेंगे सचिन तेंदुलकर का किस क्षेत्र में योगदान है, बताइए, खेल से संबंधित है ना, क्रिकेट से। तो अगर इसी तरीका से अगर क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड विन्ने जो है, तो अल्फ्रेड जो विन्ने है, अभी इसके पीछे हम लोग चर्चा की थी विन्ने के बारे में, विन्ने बताया था ना इसका आंसर आपको। तो अल्फ्रेड विन्ने किस क्षेत्र के योगदान के, यानी किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अभी हमने बताया थे विन्ने के बारे में, अभी जितने हम लोग पढ़े हैं सब बुद्धि पर ही चर्चा किए हैं लोग। तो बुद्धि वाले चर्चा पर देख लेंगे कौन है इसमें, संवेग, ये हो ही नहीं सकता, ये तो साफ गलत है। संवेग होगा नहीं होगा, प्रेरणा भी नहीं होगा, बुद्धि, चैप्टर पर है बुद्धि तो बुद्धि नहीं होगा, शिक्षण भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी, यानी बुद्धि हो जाएगा। अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़े, बुद्धि, तो जब हम चैप्टर पढ़े बुद्धि तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, बुद्धि, नहीं चैप्टर हम लोग पढ़े बुद्धि। तो अल्फ्रेड विन्ने किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं,
तो अल्फ्रेड बिन्ने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। क्या बताएंगे? अल्फ्रेड बिन्ने किसके लिए जाने जाते हैं? बुद्धि के लिए। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि बुद्धि से संबंधित है, तो बुद्धि से संबंधित कौन है? अल्फ्रेड बिन्ने। अगर आपसे आएगा कि अल्फ्रेड बिन्ने का क्षेत्र माने कौन सा योगदान है क्षेत्र में, तो आपको बता दीजिएगा बुद्धि के। तो बुद्धि से संबंधित है अल्फ्रेड बिन्ने या अल्फ्रेड बिन्ने, समझा गया? बुद्धि से संबंधित है अल्फ्रेड बिन्ने या अल्फ्रेड बिन्ने से संबंधित है बुद्धि। ये समझ में लगभग आपको आ गया ना? आ रहा समझ में आप लोगों को? मानसिक उम्र मापक है, जो मेरा मानसिक उम्र है वो मापक है। तो मानसिक जो होता है मनुष्य का या किसी भी का, अगर मानसिक उम्र है तो इसका मापक है। तो मानसिक उम्र का मापक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो मानसिक उम्र जो है मापक है, तो एक में मेरे पास को आता है ऑप्शन कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का और कालानुक्रमिक आयु का, वनस्पति आयु का, इनमें से कोई नहीं है। तो मानसिक उम्र जब भी क्वेश्चन आए कि मानसिक उम्र के मापक है, तो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का आप आंसर लगा दीजिएगा। आप याद रखिएगा कि बुद्धि के निरपेक्ष स्तर को हम मानसिक उम्र के मापक कहा जाता है। तो मानसिक उम्र के मापक अगर हो गया, तो मानसिक उम्र के मापक होगा तो हम क्या बताएंगे? मानसिक उम्र का जब भी ऐसा है तो एक नंबर बताएंगे बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। क्या बताएंगे? बुद्धि यानी मानसिक उम्र के मापक जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मार देगा बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। अरे सुन, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आपका इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। अब क्वेश्चन मेरे पास आता है कि निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। अब बात करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया है। तो अनुवांशिक क्या चीज? अनुवांशिकता और पर्यावरण दो है ना इसमें, तो इसमें दोनों में जटिल अंतःक्रिया का परिणाम पूछ रहा है ना। तो अनुवांशिकता ये क्या हो जाएगा आपका? अनुवांशिकता और पर्यावरण, तो दोनों को जटिल अंतःक्रिया का परिणाम जब भी आएगा तो आप क्या बताइएगा? हम चैप्टर बुद्धि से स्टार्ट किए हैं, इसका मतलब तो आंसर दिखाई दे रहा है, विचार नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा, इसको गलत कर देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा? बुद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुवांशिकता और पर्यावरण के जटिल क्रिया का परिणाम देखा गया है, तो किससे? बुद्धि। यानी कौन है? तो बुद्धि। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के जटिल अंतःक्रिया के परिणाम क्या हो जाएगा? बुद्धि ही होगा। अनुवांशिकता और पर्यावरण बुद्धि पर ही निर्भर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विचार नहीं होगा, अनुभव मस्तिष्क नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? बुद्धि। बुद्धि से अनुवांशिकता पर्यावरण जटिल अभिक्रिया का परिणाम दर्शाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको बुद्धि आंसर मानेंगे। तो अब बात करेंगे व्यक्तिक। तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है कि जो आपका व्यक्तित्व है, तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति है ना आपका, तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तियों की विशेषताओं का अंतर होता है, व्यक्तियों के व्यवहार में पैटर्न की विभिन्नता आती है। ए और बी दोनों होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो सबसे आसान देखिए कि व्यक्तित्व की भिन्नता क्या है? तो व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर लाएगा। व्यक्ति के विशेषता में अंतर रहबे करता है। अगर व्यक्ति में विभिन्नता देखते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के विशेषता में अंतर लेबे करेगा, व्यक्ति का व्यवहार में। इसका मतलब सी मेरे पास आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अरे समझे ना, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर भी हो जाएगा और व्यक्तियों के व्यवहार के पैटर्न में भी आपका विभिन्नता हो जाएगा। अरे समझे। क्वेश्चन यहाँ पर कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये हम लोग अभी पढ़े ना, इसके पीछे हम लोग पढ़े थे, बहुत आपका इजी है। सेम आपका क्वेश्चन देखिए, बुद्धि को अमूर्त चिंतन, क्या चीज? अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो जब भी अमूर्त चिंतन आएगा तो टर्मन के अनुसार ही था, ये हम लोग पढ़ चुके थे, पीछे भी चर्चा की है। तो देखिए, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ऑप्शन है टर्मन और आपका वोलर है और आपका वर्किंगटन है, इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि के अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो किसने किया? टर्मन। बाकी सब आंसर आपका ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टर्मन क्या हो जाएगा आंसर? अमूर्त चिंतन जब भी क्वेश्चन करेगा तो क्या बताएंगे? टर्मन बताएंगे। और भी अमूर्त चिंतन में है लोग, और भी है लोग, लेकिन इसका अमूर्त चिंतन में किसने बताया था योग्यता के रूप में? ये बताएंगे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? अगर बात करते हैं तो बुद्धि पर सबसे पहले जो शोध कार्य किए, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ये हम लोग का चैप्टर जो पढ़े मनोवैज्ञानिक ही पढ़ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक में आपका हम लोग जो चैप्टर है आपका, इस बात करेंगे बुद्धि पे ही चर्चा करें, बुद्धि पर चर्चा करें। लेकिन जो हम लोग ये आपका आज का सेशन उठाए हैं, ये क्या है? मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी है। तो मनोवैज्ञानिक में लेसन एक है, तो बुद्धि पर ही चर्चा करें। तो इसमें आपको कह रहे हैं कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। यानी सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बुद्धि पर शोध किए हैं ना, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक के बारे में बताना है। यानी सबसे पहले किसने किया? बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे ना, तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बिन्ने।
स्पीयरमैन भी नहीं थे, थॉमसन भी नहीं थे, आपका गिलफोर्ड भी नहीं थे, कौन था आपका? विन्ने थे। आपको बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले, इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन में भी शायद हम लोग चर्चा किए थे। तो सबसे पहले शोध कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन थे? मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि को शोध कार्य किया है ना, तो कौन थे? विन्ने थे, अल्फ्रेड विने। इसका पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड विने, याद रखेगा लो, ये विन्ने हो। बुद्धि के कितने प्रकार है? क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार है, तो बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लगभग पूछा जाता है कि बुद्धि के कितने प्रकार है। तो बुद्धि के कितने प्रकार है, तो जानेंगे यहाँ पर बुद्धि के कितने प्रकार है। ये क्वेश्चन मेरे पास है कि बुद्धि के कितने प्रकार है। 3, 1, 2, 4 इसमें से ऑप्शन है, तो ये मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। यानी बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अरे सुनो ना, तो बुद्धि के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। यानी बुद्धि को अगर बात करेंगे तो कौ प्रकार से हम बता सकते हैं? 4 प्रकार से बुद्धि को बता सकते हैं। अरे मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व भिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? यानी अगर हम बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता को संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया है? तो देखिए उसमें आपका क्वेश्चन ये है कि मनोवैज्ञानिक में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता को संप्रत्यय यानी आपका संप्रत्यय होता है सबसे पहले किसने लाया? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक में ये बताया कि मनोवैज्ञानिक में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाए? तो सबसे पहले कौन लाए थे? कैटेल, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गाल्टन। तो इसमें से मेरा ऑप्शन हो जाएगा गाल्टन, क्योंकि अगर बात करते हैं तो मनोविज्ञानी के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो विभिन्नता सबसे पहले कौन लाए? गाल्टन लाए थे। कौन लाए थे? गाल्टन। ये सब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी मनोविज्ञानी के व्यक्तिगत अगर बात करते हैं तो सबसे पहले किसका था? गाल्टन। अरे सुनिए, अब हम बात करते हैं किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? देखिए बुद्धि में ही पढ़ रहे हैं तो कह रहे किसने सामाजिक बुद्धि को, बुद्धि तो कई तरह से है लेकिन इसमें कह रहे हैं कि सामाजिक बुद्धि को सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर तो किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? सामाजिक बुद्धि तो कई तरह से है, 4 तरीके से बता दिए, लेकिन एक हो गया सामाजिक बुद्धि को किसने प्रस्तुत किया। तो मेरे पास ऑप्शन ए है, देखिए थॉर्नाइड जो आपका थॉर्नडाइक है, ये टर्म आपका टर्मन नहीं होगा, साइमन नहीं होगा, इनमें से ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? थॉर्नडाइक ने सबसे पहले सामाजिक बुद्धि को विचार प्रस्तुत किया। जब भी क्वेश्चन आएगा सामाजिक बुद्धि तो क्या आंसर मारेंगे? थॉर्नडाइक। अरे सुने, थॉर्नडाइक सबसे पहले अगर आएगा सामाजिक बुद्धि के बारे में तो क्या मारेंगे? थॉर्नडाइक को मारेंगे। बी मेरा आंसर होगा, यहाँ पर थॉर्नडाइक हो जाएगा। किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को, सामाजिक बुद्धि समझ रहे हैं? सामाजिक बुद्धि जब भी आएगा तो क्या करेंगे? थॉर्नडाइक। लगभग आप लोग याद हो जाएगा ना, तो थॉर्नडाइक ही मारिएगा आप लोग। यानी सबसे पहले बुद्धि को क्या किया? उसने विचार प्रस्तुत। सामाजिक कौन सा बुद्धि में? तो सामाजिक बुद्धि में। सामाजिक बुद्धि को सबसे पहले अगर बात करते हैं यानी सामाजिक बुद्धि को जो विचार किया यानी प्रस्तुत किया तो उसे कौन थे? थॉर्नडाइक। अरे सुने, थॉर्न। देखिए मनोवैज्ञानिक में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? अगर बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? बुद्धि का परीक्षण करना सबसे पहले बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, बहुत सारे लोग मनोवैज्ञानिक है, लेकिन अगर बात करते हैं कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक की अगर बुद्धि परीक्षण की बात किया जाए तो किसने किया था? तो मनोवैज्ञानिक के सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? सबसे सर्वप्रथम बता रहे, सबसे पहले बुद्धि का जो आपका परीक्षण किया उसका शुरुआत किया तो किसने किया? तो अभी हमने चर्चा पीछे की विन ने किया था। ये सब कुछ आपका आंसर क्या जाएगा? गलत। डायरेक्ट देखिए कि सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? विन ने किया था। किसने किया था? विन ने किया था। अभी बताए थे, इसके पीछे भी हम चर्चा क्वेश्चन में किए हैं। तो इसमें बता रहे कि सर्वप्रथम अगर आपका बुद्धि परीक्षण है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण, बुद्धि को क्या किया था? परीक्षण की शुरुआत किया था सबसे पहले। तो आप डायरेक्ट विन को मारिएगा, बाकी इसको काट दीजिएगा। विन समझ रहे हैं? तो विन ने सबसे पहले क्या थे? बुद्धि के परीक्षण किए थे। सबसे पहले अगर बात किए हैं तो आपको बुद्धि का परीक्षण का शुरुआत किसने किया था? विन ने। विन का पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड विने। करते हैं बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया? अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तब बुद्धि का एक कारक त्रितत्वीय के बारे में पढ़े हम लोग, 2 भी जानते हैं। एक कारकीय बता रहे कि एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया? तब बुद्धि का जब एक कारकीय सिद्धांत आएगा तो कुछ नहीं सुनना है, अल्फ्रेड विने को ही मारना है। विने देखिए यहाँ पर दिया है आपको, विने ही मारना डायरेक्ट। ये सब क्वेश्चन क्या कर देना है? काट देना है। डायरेक्ट विने होगा क्योंकि बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत इसने दिया था, सबसे पहले बुद्धि को इसने परीक्षण किया था और उसमें से मिला एक कारकीय, इसलिए इन्हीं को मानेंगे। तो बुद्धि का एक कारकीय अगर सिद्धांत को पता है तो एक कारकीय अगर हम पता करते हैं एक कारकीय सिद्धांत किसने मानेंगे? विने को डायरेक्ट आंसर मानेंगे। अब बात करते हैं स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारक से संचरित है? तो देखिए स्पीयरमैन, सब लोग अलग अलग, कोई बुद्धि को 4 प्रकार से बताया, सब लोग अलग अलग अपना बताए हैं, लेकिन कह रहे कि स्पीयरमैन के अनुसार अगर बुद्धि की बात करते हैं तो देखिए
तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारक से संचालित है, तो कितने कारक से संचालित है, तो स्पीयरमैन के अनुसार, किसके अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार करे बुद्धि कितने कारक से संचालित है यानी संरचित है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारक से संरचित है, यानी उससे अगर बात करेंगे स्पीयरमैन के अनुसार तो बुद्धि का जो प्रकार है वो यानी कारक अगर बात करते हैं तो कितने संरचना किए गए, कितने संरचित है, तो ये किसके अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार, किसके अनुसार, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के जो कारक है वो कितने तरीके से संचालित में हुआ है। तो डायरेक्ट हम अगर बात करते हैं तो इसमें 4 3 2 9 यानी मेरा आंसर हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। ये स्पीयरमैन के अनुसार 2 तरह से कारक संचालित है, बुद्धि के 2 कारक संचालित आपका था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। अरे समझ में ना, बोलिए बुद्धि लब्धि के सन प्रत्येक का प्रतिपादन किसने किया। अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि, मेरा जो बुद्धि लब्धि है के सन प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्धि लब्धि का जो सन प्रत्यय है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो सिंपल सा है आपका विलियम स्टर्न। किसने किया था, विलियम स्टर्न ने किया था। विनय भी नहीं होगा, स्टर्न बड़ी सब काट दीजिएगा और क्या मरेगा आंसर आपका हो जाएगा विलियम स्टर्न। आ रहा समझ ना, तो ये आपका बुद्धि लब्धि का सन प्रत्यय प्रत्यापन किसने किया था, तो आपका विलियम स्टर्न हो गया ना। तो ये सन प्रत्यय प्रतिपादन किसने किया था, व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होना चाहिए। देखिए सबसे बहुत अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा, ये पूछे या ना पूछे आपके लाइफ के लिए सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। एक औसत व्यक्ति के बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है, एक औसत अगर व्यक्ति की बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होना चाहिए, तो मेरे पास देखिए हमारे अनुसार ये होना चाहिए 90 से 110 होना चाहिए, यानी 121 सब जो भी है ये भी बुद्धि लब्धि के है, लेकिन इसको नहीं कह रहे कि एक औसत अगर देखा जाए, ये सब है लेकिन एक औसत देखा जाए बुद्धि लब्धि का प्रसार था कितना होना चाहिए 90 से 110, 90 से 110 के बाद नहीं होना चाहिए। अरे समझ में ना, तो ये आपका आंसर लिखेगा कि औसत व्यक्ति के जब भी बुद्धि लब्धि का प्रसार पूछे तो 90 से 110 आंसर मारेंगे, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण है, अगर हम बात करते हैं तो अपने संस्कृति के अनुसार, संस्कृति के अनुसार अगर बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है आपका है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिबद्ध के अनुसार यानी बुद्धि परीक्षण है, तो संस्कृतिबद्ध के अनुसार आपका कौन है, बिने साइमन परीक्षण, ये संस्कृतिबद्ध के अनुसार है, यानी बाकी सबको आप गलत कर दीजिए। अरे समझ में, बाकी सबको इसको हटा दीजिए आप लोग, लेकिन कह रहे कि संस्कृतिबद्ध अगर बुद्धि का बात करेंगे, संस्कृतिबद्ध बुद्धि की बात करेंगे तो मेरे पास आएगा बिने साइमन परीक्षण है। अरे समझ ना, अल्फ्रेड बिने नाम जानते ना इसके पूरा, तो ये आपका बिने साइमन परीक्षण है जो संस्कृतिबद्ध बुद्धि परीक्षण हुआ है। और देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है, अब यहां ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है, तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो किसी प्रकार है ना, तो आपको यहां पर देखिए ध्यान दीजिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार यहां पर आता है क्वेश्चन, तो आप मारिएगा 4, इसके पीछे भी हम क्वेश्चन चर्चा कर चुके हैं। बुद्धि कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं, वो थॉर्नडाइक बनाए, जो भी अगर आएगा बुद्धि के कितने प्रकार है तो 4, क्योंकि थॉर्नडाइक ने 4 तरीके बताए थे, इसलिए थॉर्नडाइक को क्या बोलेंगे हम लोग 4 तरीका से बताएंगे, बुद्धि इसने बताए थे 4 तरीका से। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने तरीका आपका 4 प्रकार है, तो बुद्धि के कितने प्रकार है 4। अगर क्वेश्चन आएगा कि बुद्धि के कितने प्रकार है तो 4 ही प्रकार है, और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है तो क्या बताएंगे 4। थॉर्नडाइक का भी आएगा तो आप वो भी बताइएगा, और डायरेक्ट पूछेगा बुद्धि कितने प्रकार है क्या बताएगा। इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि बुद्धि में कुछ ऐसे चीजें जिनको बुद्धि में हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे, बुद्धि अलग हो गया और भी चीजें अलग सब होते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। अब बुद्धि के परीक्षण हम कर रहे हैं तो उपयोगिता में शामिल नहीं करेंगे, किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें शामिल नहीं किया जा सकता है। मेरे पास ऑप्शन है बाल निर्देशन में, तो बुद्धि के परीक्षण में क्या करेंगे सम्मिलित करेंगे, बाल निर्देशन से बुद्धि परीक्षण भी होता है, होगा ना। यहाँ पर मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों की पहचान में बुद्धि का परीक्षण होता है, बुद्धि का परीक्षण होता है, यानी इसमें तो रखेंगे, ये होगा कह रहे कि नहीं सम्मिलित किया जाएगा, तो ये तो सम्मिलित है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर बात करते हैं व्यवसायिक चयन में, व्यवसाय करेंगे तो बुद्धि चाहिए करें, बुद्धि परीक्षण उसमें होइबे करेगा, उसे भी व्यवसाय से बुद्धि परीक्षण कर लेंगे, तो ये तो मेरा करेक्ट है। लेकिन ये इसके अनुसार ये मेरे पास ये आंसर नहीं हुआ, और अभिव्यक्ति परीक्षण करें ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये तीनों काटने का क्या है मेरे पास डी आंसर हो जाएगा। अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में ये आपका बुद्धि से उपयोगिता में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाल निर्देश में भी बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है, सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है। कह रहा है कि उपयोगिता में नहीं सम्मिलित है, क्या है, किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा, किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण को सम्मिलित हम लोग नहीं करेंगे। लगभग समझ आ रहे हैं। अगर पूछेगा कि सम्मिलित किया जाएगा तब क्या बताएगा, सम्मिलित किया अगर जाएगा
तब इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर काट कर देगा इनमें से सभी, कि इनमें से बुद्धि परीक्षण उपयोगिता में से किसे सम्मिलित किया जाएगा। नहीं अगर हटा देंगे किसे सम्मिलित किया जाएगा तो मेरे पास इनमें सभी हो जाएगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो एक ही होगा, बाकी सब तीन को क्या करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालक की बुद्धि लब्धि होती है। अगर बात करते हैं तो सामान्यतः, सामान्य स्तर पर अगर देखा जाए तो देखिए कह रहे कि मानसिक, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो मानसिक, जो मन, जो दिमाग होता है ना मानसिक, यानी मन से, तो यहाँ करे कि मानसिक दुर्बल बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो मानसिक जो दुर्बल होती है ना, यानी मन से जो उसका जो दिमाग है ना वो मानसिक, उसको मन दे तो उसका मानसिक दुर्बल बच्चे को अगर देखा जाए तो बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए बालक को देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन है 50-100, ये नहीं होगा आपका। 80 के नीचे होगा, 50 के नीचे होगा, 20 के ऊपर होगा। देखिए ये मानसिक तौर पर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 85 से नीचे, क्योंकि सामान्यतः मानसिक दुर्बल की अगर बात की जाएगा, बालक के बुद्धि लब्धि की बात किया जाएगा तो मेरे आंसर होगा 85 के नीचे, 85 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 50 सब गलत हो जाएगा, ये आपका ये आंसर होगा 85 से नीचे। अरे समझ ना, तो सामान्यतः अगर मानसिक दुर्बल कभी भी अगर व्यक्ति के बालक के पूछा जाए तो क्या मरिएगा? 85 से नीचे मरिएगा। अरे समझ में ना, तो कभी भी सामान्यतः मानसिक दुर्बल व्यक्ति के अगर बारे में पूछेगा तो क्या बतेगा उसको? 85 से नीचे। अरे समझ में ना। बात करते हैं यहाँ पर कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। संवेगात्मक जो संवेग वाला बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? संवेग वाला बुद्धि को प्रतिपादन किसने किया? तो मेरे पास ऑप्शन आता है स्पीयरमैन, गाल्टन और सिलेवो तथा मेयर और गिलफोर्ड। तो मेरे पास ये हो जाएगा सिलेवो तथा मेयर ने क्या किया? संवेगात्मक किया। सब लोग बुद्धि बनाया, सब लोग बुद्धि बनाया, लेकिन ये बुद्धि का जो बनाया अपना तो ये संवेगात्मक था। ये कौन सा बुद्धि था? संवेगात्मक बुद्धि, संवेग वाला बुद्धि था। क्या था? संवेग वाला। तो संवेगात्मक बुद्धि में मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा सिलेवो तथा मेयर। मेयर भी ऑप्शन आएगा तो मारिएगा, सिलेवो भी आएगा, दोनों आएगा तो दोनों मार देगा। अरे समझना, अगर मान लीजिए कि ये दे देगा, ये सिलेवो दे देगा तथा मेयर देगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका रहेगा ए और बी, तो क्या मारिएगा? ए और बी दोनों। अब बात करते हैं थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है। देखिए अगर बात करते हैं तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 7। देखिए थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता को उपस्थित होती है, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 7। थर्स्टन के अनुसार अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करते हैं अगर बुद्धि के, तो मानसिक योग्यता में उपस्थित होगी 7 को मानसिक योग्यता में उपस्थित होता है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए अभी हमने पढ़े थे कि सामान्य स्तर पर अगर बात करते हैं तो बालक के 85 से नीचे होना चाहिए, बालक के 85 से नीचे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, देखिए जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, 90 से 110 के बीच होगा तो उन्हें क्या कहते हैं? 90 से 110, 85 से नीचे, 85 से ऊपर, ये भी होता है। तो इसमें क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि 90 से 110 के बीच जिन व्यक्ति का अगर बुद्धि लब्धि होगा, यानी इस उम्र के अगर बात करते हैं जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच की होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो जड़ पर ये सब नहीं कहेंगे, सामान्य कहेंगे। क्या कहेंगे? सामान्य आंसर आपका होगा, क्योंकि 90 से और 110 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सामान्य कहा जाता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। अगर इसमें संवेगात्मक बुद्धि में हम किसे नहीं रख सकते हैं, तो किसे नहीं रखेंगे? तो देखिए अपनी संवेग के सही जानकारी रखना, इसे तो रख सकते हैं, मतलब नहीं रखना है, नहीं रखा जा सकता है तो इसे रखा जा सकता है, इसे हटा देंगे, आंसर मेरा गलत है। स्वयं को प्रेरित करना, इसे भी रखा जा सकता है, अगर आएगा क्वेश्चन की रखा जा सकता है तो ये भी नहीं होगा। दूसरे को धमकी देना, दूसरे को क्या करना? धमकी देना, ये संवेगात्मक बुद्धि में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो ये संवेगात्मक बुद्धि में नहीं है, सुधार ना, संवेगात्मक बुद्धि में नहीं है, इसलिए नहीं है। ये दूसरे को धमकी देना ये संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। दूसरे को संवेग को पहचानना, ये सब तीनों है। अगर आएगा कि किसे रखा जा सकता है तो ये तीनों को रखा जा सकता है, इनमें सभी हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। आइए इसके क्वेश्चन के अनुसार नहीं रखा जाएगा तो इसके अनुसार ये मेरा दूसरे को धमकी देना क्या हो जाएगा? ये संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में नहीं रखा जाएगा। इसको आपको याद रखेगा, याद हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जिन व्यक्ति की उम्र कितना, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है। अगर बात करते हैं 80 हो गया या 80 से 89, 90 के नीचे होगा तो 80 से 89 वही 90 के बाद आसपास मान लीजिए। तो 80 से 89 के बीच अगर होती है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इजी वे में कहेंगे मूड कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको मूड कहेंगे। प्रतिभाशाली नहीं कह सकते, औसत भी नहीं कह सकते और सुस्त भी नहीं कह सकते, ये अलग हो गया।
जब मेरे पास क्या हो जाएगा, मूड हो जाएगा, यानी 80 से आपका 89 के बीच होते हैं, ये मूड आपका होते हैं। ये आप लोग याद रखिए, याद हो जाएगा ना। अब देखिए दूसरे बात करते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। अगर आएगा कि मेरे पास प्राथमिक, जिसमें क्वेश्चन मेरे पास है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि प्राथमिक मानसिक योग्यता आएगा, यानी क्या आएगा, प्राथमिक मानसिक योग्यता जब भी पूछेगा तो आपका आंसर थर्स्ट ऑन मरेगा, क्या मरेगा, फर्स्ट ऑन मरेगा, समझ आ गया ना। तो ये मेरे पास प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रस्तुत किया कौन, थर्स्ट ऑन ने किया था, इसलिए हाई सब नहीं होगा, थर्स्ट ऑन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ ना। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। देखिए बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, प्रीवियस पेपर में अभी उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ ना। ये क्वेश्चन लगभग जगह पूछा जाता है, यानी आप समझिए कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस वर्ष बुद्धि का पास, यानी बुद्धि का जो पास मॉडल था वो विकसित किया गया था, यानी बना था। तो मेरे पास 1964, 1994, 1954, मेरे पास ऑप्शन होगा 1994 में ये बुद्धि जो था वर्ष, ये था ना किस वर्ष होता था, बुद्धि जो था उसका पास मॉडल बना था, यानी कब मॉडल, पास मॉडल विकसित हुआ था, कब, तो 1994 में, याद रहेगा। यानी पास मॉडल बुद्धि का कब विकसित हुआ था, 1994 में, याद रहेगा कि नहीं। बात करते हैं गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि को पहचान किया। तो गार्डनर के अनुसार अगर देखते हैं तो बुद्धि तो कई प्रकार से है, लेकिन 4 प्रकार तो हम लोग जनरल पढ़ते हैं, सामान्यतः 4 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन गार्डनर के अनुसार बुद्धि थोड़ा ज्यादा हो गया। गार्डनर के अनुसार अगर बात करते हैं तो बुद्धि थोड़ा ज्यादा हो गया है, यानी हम यहाँ बात करते हैं कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि को पहचान किया है। तो कितने प्रकार से किया है, तो 8 से किया है, 5 6 ये सब नहीं होगा, कितने प्रकार से किया है, 8, यानी 8 प्रकार से किए हैं। आ रहा समझ में कि नहीं, बाउंस कर रहे हैं, बोलिए। तो गार्डनर ने, अगर हम बात करते हैं कितने प्रकार के बुद्धि, यानी गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान हो चुका है, कितने प्रकार से हो चुका है, 8। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, समझा गया ना। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि का जो परीक्षण है, यानी अभी तक कितने प्रकार से किया गया है, उसके प्रकार कितने बताइएगा, 8 बताइएगा। बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी जो बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कौन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे पास ऑप्शन है गार्डनर, गार्डनर ने ही बहुबुद्धि बनाया था, यानी बहुत बनाया था। तो अगर हम बात करते हैं तो बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया, तो किसने किया था, गार्डनर, यानी गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि बना था। मार्फी ये सब कुछ भी नहीं होगा, तो बहुबुद्धि का अगर सिद्धांत आएगा चर्चा तो क्या बताएंगे, गार्डनर ने ही बताएंगे। आगे समझ आ रहा, समझे कि नहीं। अब आगे बात करते हैं गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। अगर बात करते हैं देखिए तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की श्रेणी है, माने कितने श्रेणी। अगर बात करते हैं गिलफोर्ड के द्वारा, तो गिलफोर्ड, ये देखिए गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। तो बौद्धिक क्षमता की कितनी श्रेणी है, अगर हम बात करेंगे गिलफोर्ड, तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की जो श्रेणी है वो कितने हैं। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की जो श्रेणी है वो कितने हैं, 180। ये कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 180 होगा। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की जो श्रेणियां है वो कितनी है, तो 180, तो 180 होगा। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, बाउंस कर रहे हैं, बुझा रहे ना लोगों। चलिए बात करते हैं आगे, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है क्या कहलाता है। अगर हम परीक्षण करें, बुद्धि का परीक्षण करें, तो एक बार में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करेंगे। अगर हम परीक्षण करें बुद्धि के बारे में तो एक बार में क्या करेंगे, एक ही व्यक्ति का परीक्षण हम करेंगे, तब क्या कहलाता है। एक बार में एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को, हम चाहेंगे तो अपने अनुसार जितने व्यक्ति को चाहेंगे तो परीक्षा ले सकते हैं किसी प्रकार से। लेकिन अगर हम परीक्षा कर रहे हैं बुद्धि का और एक बार में एक ही व्यक्ति का अगर हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तब क्या कहलाता है। तो अगर परीक्षण जिसमें एक समय एक ही व्यक्ति का बुद्धि अगर मापा जाता है, माने परीक्षा लिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व काहे कहेंगे, यानी व्यक्तित्व। तो अगर बात करते हैं तो व्यक्तित्व का परीक्षण ले रहे हैं तो एक व्यक्ति, शाब्दिक नहीं ले रहे हैं, सामूहिक नहीं ले रहे हैं, सामूहिक का मतलब एक से ज्यादा, इनमें से तो ये भी नहीं होगा, अशाब्दिक शब्द के द्वारा थोड़े रहे हैं। यहाँ पर हमने एक आदमी के एक समय एक ही व्यक्ति को ले रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण हो जाएगा। आज इसमें तो व्यक्तित्व परीक्षण का मतलब होगा व्यक्ति को आप ले रहे हैं, एक को ले रहे हैं, तो इसको कौन सा परीक्षण कहलाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण। ये तो क्वेश्चन हो गया था आपका।
अब देखिए बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया था, तो अभी इसी पर क्वेश्चन किए थे कि बुद्धि के संरचना को जो मॉडल था वो किसने विकसित किया था, तो बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था, गिलफोर्ड किया था। क्या रहेगा आपका, गिलफोर्ड याद रहेगा, ये सब आप काट दीजिएगा। तो बुद्धि के जो संरचना मॉडल था किसने विकसित किया था, तो किसने किया था, गिलफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है, देखिए बुद्धि परीक्षण तो सब है लेकिन बुद्धि परीक्षण कौन नहीं है। बुद्धि परीक्षण तो कई तरीका से हम जानते हैं, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज करना है बुद्धि परीक्षण कौन नहीं है। एक में आपका बिने साइमन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास एलोगो टेस्ट आपका, और टीएटी टेस्ट। तो देखिए बुद्धि परीक्षण का अगर बात करते हैं तो हाई बिने साइमन ब्लॉक की सब है, ये आपका टीएटी टेस्ट नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, टीएटी जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट नहीं होगा, बुद्धि का परीक्षण नहीं होगा। सब बुद्धि का परीक्षण है, अगर पूछेगा बुद्धि का परीक्षण है तो सब है ना, इनमें से यहाँ पर दे देगा सभी, लेकिन कह रहे कि बुद्धि का परीक्षण नहीं है तो टीएटी क्या हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण नहीं होगा। लगभग आपको समझाता होगा, आ रहा है समझे। अब बुद्धि परीक्षण पूछे कौन है, तो सब बिने, ब्लॉक, पास, एलॉक्सा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ था, द्विकारक कौन सा कारक, दो कारक वाला तृतीय देखते हैं। अब देखिए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ था, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1932 में। बाकी सब आंसर काटिए, डायरेक्ट आपको याद है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब हुआ था, 1932 में। ज्यादा आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किस पर ध्यान देना है, तो बुद्धि का द्विकारक 1932 में हुआ था, इसलिए इसको डायरेक्ट आप आंसर मान जाएगा। कब हुआ था, 1932 में हुआ। कि एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो देखिए इनमें से अगर बात करते हैं तो प्रतिभाशाली अगर बात करते हैं तो प्रतिभाशाली चलो हो गया। तो इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसी में से चूज करना है। यानी एक प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है, 110 से 125 तक, यहाँ पर 130 से 135 तक, आपको बात कर 90 से 110, इनमें से कोई यही ऑप्शन होगा। ये कोई नहीं है आपका, ये क्या है आपका, कोई नहीं है, क्योंकि ये सब अधिक अधिक है, समझ रहे हैं, सब ये अधिक अधिक है। इसलिए क्या होगा, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं है, सब ये आपका क्या जगह गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया, किसने जो आपका जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन था, संज्ञानात्मक मूल्यांकन के अनुसार किसने आपका प्रणाली विकसित किया था, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जेपी दास एवं नागलेरी। ये सब के गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक जब भी मूल्यांकन पूछे, क्या पूछे, संज्ञानात्मक मूल्यांकन पूछे, उसका प्रणाली पूछे, तो आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा जेपी दास एवं नागलेरी। आपका आंसर माना है जेपी दास एवं नागलेरी, ये डायरेक्ट आपका यही आंसर। एक से अधिक का हम परीक्षण ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सामूहिक, माने समूह में ज्यादा 2 4 10 आदमी को ले रहे तो क्या बोलेंगे, सामूहिक। अब कह रहे कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना, जो आपका आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना। तो जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट इसको याद रखना पड़ेगा, अगर थोड़ा समझेगा तो आ जाएगा। इसमें से थर्स्टन थे जो आपका क्या माना था, आगमनात्मक तर्कना को माना था, यानी बुद्धि का कारक माना था, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा थर्स्टन। क्या हो जाएगा आंसर, थर्स्टन हो जाएगा, समझना। स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह सिद्धांत कहा जाता है, तो अगर देखिए अगर बात करते हैं तो स्टर्नबर्ग के द्वारा जो प्रतिपादित था बुद्धि के सिद्धांत है वो किस तरह के सिद्धांत कहा जाता है, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा कारक सिद्धांत। ये गलत होगा, नहीं होगा, सूचना संसाधन सिद्धांत कहा जाता है। अगर डायरेक्ट आपको आंसर याद है तो ठीक है, नहीं तो ये सब बाकी नहीं होगा। स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हम सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि बनाया थे उसके सिद्धांत को कौन से सिद्धांत कहा जाता है, यानी किस सिद्धांत की तरह कार्य करता है। अगर बात करते हैं तो सूचना संसाधन सिद्धांत का कार्य है, ये समझा गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना गया है। देखिए एक तो है कि माना गया है, दूसरा का क्या है, नहीं माना गया। तो नहीं माना गया तो इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया। तो नहीं माना गया है तो बात करते हैं तार्किक गणित, ये भी नहीं होगा, अंतर ये भी नहीं होगा, ये आपको हो जाएगा जी कारकों को। क्या करेंगे, जी कारकों को, यानी गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसी बुद्धि, ये करेंगे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसे नहीं माना जाता जी कारकों। इसको माने, सबको मानते हैं, लेकिन किसे नहीं माना गया है, तो किसे नहीं माना गया है, जी कारक को नहीं माना गया है, किसके अनुसार, गार्डनर के अनुसार। अरे व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है, यानी व्यक्ति हो गया तो उसकी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता क्या कहलाएगी,
तो ये आपका ये नहीं होगा, यानी अभी आपका हो जाएगा क्षमता। क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। उस व्यक्ति के विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे समझ ना, तो ये हो जाएगा आपका कि विशेष योग्यता क्या कहलाती है? किसी आपका विशेष योग्यता, तो विशेष योग्यता में क्या कहलाती है? अभिक्षमता। अरे समझ ना। और कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? देखिए, ये देखिए अगर बात करते हैं तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, करेक्ट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो किसने कहा? ये होता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, अब क्या योग्यता है और किसने कहा, ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन मेरे पास आ गया यहाँ पर कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा? सीखने की योग्यता है ना, किसने कहा? तो देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग, ये मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा वकिंघम। क्या हो जाएगा आपका? वकिंघम हो जाएगा। टर्मन, वेस्लर, स्टर्न ये सब नहीं होंगे, क्योंकि उसने नहीं किया। किसने कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा? देना ना, किसने कहा? तो बुद्धि सीखने की योग्यता करे किसने कहा, तो क्या मानेंगे? वकिंघम मानेंगे, क्योंकि वकिंघम ने ही कहा था कि बुद्धि सीखना जरूरी है और एक सीखने की योग्यता भी होता है। तो आ जाएगा कि बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा, तो वकिंघम मारेंगे। क्या मारेंगे? वकिंघम को मारेंगे, क्योंकि वकिंघम ने ही बताया था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। मेरे पास आ गया कि बुद्धि लब्धि क्या है। क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो ये लगभग आप देखिए ऑप्शन यहाँ पर, व्यक्ति के बुद्धि परीक्षा में प्राप्त अंक नहीं होगा, ये व्यक्ति की मानसिक आयु भी नहीं होगा, व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी हाई दोनों नहीं होगा, ये होगा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात होता है। बुद्धि लब्धि क्या है? तो व्यक्ति की मानसिक आयु और उसका वास्तविक आयु का अनुपात होता है, इसलिए मेरा आंसर ये सी हो जाएगा। अरे सुन ना, हैं किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? बहुत सारे इसके पीछे हम लोग चर्चा की है। किसने कहा कि अमूर्त जो है, यानी किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि, जो अमूर्त है वो चिंतन की योग्यता क्या है? बुद्धि है। तो डायरेक्ट आंसर मारिए, टर्मन मारिए ना, बिन्ने रेबरी सब नहीं होगा, कौन होगा? टर्मन, क्योंकि अमूर्त चिंतन की अगर बात करते हैं बुद्धि में तो सबसे पहले टर्मन, यानी टर्मन को ही आंसर यहाँ पर लगा दीजिए। आएगा समझ में? देखिए, भारत में डॉक्टर एस.एम. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इसमें कह रहा है कि भारत में डॉक्टर जो एस.एम. है आपका, एस.एम. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो ये किया तो क्या, कब किया? बुद्धि का परीक्षण किया, तो बुद्धि के परीक्षण का निर्माण किया तो कब किया? तो भारत में अगर आएगा कि डॉक्टर आपका आएगा कि डॉक्टर एस.एम. यानी भारत में डॉक्टर एस.एम. मोहसिन बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया तो कब किया, ये था ना, तो कब किया? तो इसमें से कोई नहीं होगा, 1925 भी नहीं होगा, 1935 भी नहीं होगा, 1930 नहीं होगा, तो इनमें से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कब किया, तो कब किया, तो आपके बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक, ये सब सही है, ये उपयुक्त सही मार दीजिए, है ना, सब सही है। बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, सभी तरह से है। इसका मतलब बुद्धि के संबंध में कौन सही है? तो सही मारिए, डी वाला ऑप्शन मार दीजिएगा। एक एक को भरना है आपको, एग्जाम में क्या भरना है? एगो, सब मत भरिएगा, एक एक को भरना है, समझ में आ रहा है? में बुद्धि का तो कई गो परीक्षण है, तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा करिएगा? अगर बुद्धि का परीक्षण करना हो तो अधिक परीक्षण अगर बात करते हैं तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? अगर कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? विश्वसनीय समझ रहा है, तो हम तो बुद्धि के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे ना बुद्धि के बारे में, तो अच्छा विश्वसनीय परीक्षण, बुद्धि से परीक्षण कोई बड़ा परीक्षण है नहीं ना, है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका? सी, बुद्धि परीक्षण मारिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अरे सुनिए, सबसे विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? बुद्धि है। निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित है? तो सम्मिलित है, अभिरुचि नहीं होगा, आगा मूल्य भी नहीं होगा, प्रेक्षण और व्यक्तिगत की बात करते हैं तो इसको ले लीजिए, प्रेक्षण को। किसको लेंगे? प्रेक्षण को, यानी किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित है? प्रेक्षण आपका सम्मिलित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सुन, मनोवैज्ञानिक में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है। अगर बात करते हैं तो स्टेटमेंट आपका मेथड ऑफ टूल बोलते हैं, यानी देखिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन विधि में एक यंत्र नहीं है। कौन यंत्र नहीं है? तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, मानव चिकित्सा नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार अगर बात करते हैं तो साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, सब है टूल में, सब है। टूल होता है ना जो हमारा मैथी टीलेम होता है। बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है? तो बुद्धि और सृजनात्मक के बीच बहुत धनात्मक संबंध है। तो क्या मारेंगे इसको? धनात्मक संबंध, इसको मार देंगे। आगे समझे ना, अगर आएगा कि बुद्धि और सृजनात्मक क्या है
तो इसको मारिएगा ऑप्शन आपका ए, नकारात्मकता से इसमें से कोई नहीं। समझ आ गया ना। तो बुद्धि की अगर बात करेंगे तो क्या मरेगा, ये आपका धनात्मक संबंध है, नकारात्मक नहीं धनात्मक क्वेश्चन बोलते हैं। यानी मेरे पास आईक्यू जो होना चाहिए, आईक्यू बच्चे के मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए, आईक्यू होना चाहिए ना कितना 80 होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर मरेगा, सब नहीं होगा। समझा गया, ये 80 होना चाहिए। तो दुर्बल अगर बात करते हैं मानक थी मानसिक अगर बात करते हैं तो दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या होना चाहिए, 80 आईक्यू होना चाहिए। मानसिक उम्र मापक क्या है, मानसिक उम्र मापक की बात करते हैं, वास्तविक आयु नहीं होगा, बुद्धि के निरपेक्ष परीक्षण का स्तर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो मानसिक उम्र जो है मापक क्या है, ये हो जाएगा बुद्धि के निरपेक्ष आपका स्तर हो जाएगा। कि साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया वर्ष, यानी किस वर्ष में किया था। तो साइमन जब किए थे बुद्धि परीक्षण का तो कौन से वर्ष में किए थे, 1905 में किए थे। यानी 1905 में साइमन, इसे पीछे हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित कब किया गया था, तो 1905 में किए थे। आगे समझ में बात करते हैं यहाँ पर कि किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा। सबसे पहले बात करें किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा, तो ये विन्ने मापा। किसने मापा, विन्ने। प्रायंड ये सब कोई नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, विन्ने हो जाएगा। अरे समझे ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा विन्ने। आगे